हमारी खास पेशकश आपकी राय में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज बात होगी तीसरी लहर की और उसको बेअसर करने के उपायों की। सीबीआई की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कोरोना वायरस की खतरनाक तीसरी लहर अगस्त महीने के मध्य तक भारत में आ सकती है, जबकि सितंबर में ये चरम पर हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष ने कहा है कि भारत ने 7 मई को अपना दूसरा वेव पीक हासिल कर लिया है और मौजूदा आंकड़ों के अनुसार देश में जुलाई के दूसरे सप्ताह में लगभग 10,000 नए मामले ही सामने आ सकते हैं। कोविड-19 महामारी मॉडलिंग से संबंधित एक सरकारी समिति के एक वैज्ञानिक का कहना है कि अगर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जाता है तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच चरम पर पहुंच सकती है, लेकिन दूसरी लहर के दौरान दर्ज किए गए दैनिक मामलों के आधे मामले देखने को मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि निराशावादी परिदृश्य के मामले में तीसरी लहर में देश में रोजाना 1.5 लाख से 2 लाख के बीच मामले बढ़ सकते हैं। आशावादी परिदृश्य में रोजाना मामले 50,000 से 1 लाख हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई नया म्यूटेंट आता है तो तीसरी लहर तेजी से फैल सकती है, लेकिन ये दूसरी लहर की तुलना में आधी होगी। एसबीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तीसरी लहर के प्रभाव को कम करने का वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार है। भारत में अभी महज 4.6% आबादी को पूरी तरह से वैक्सीन लगाई गई है, जबकि 20.8% को एक डोज मिली है। राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने 60 साल से ऊपर की आबादी के बड़े प्रतिशत को पहले ही दोनों डोज दिए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कुल वैक्सीनेशन कम है। तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और झारखंड में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले कम अनुपात में वैक्सीन लगाई गई है। इन राज्यों को वैक्सीनेशन में रफ्तार पकड़ने की जरूरत है। तीसरी लहर की आशंका के साथ ही कोरोना वायरस के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। भारत समेत दुनिया भर में इन वेरिएंट ने काफी तबाही मचाई है। अब एक नई स्टडी में सामने आया है कि जिससे चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाती है। दिल्ली स्थित एक अस्पताल की स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन 8 गुना कम असरदार साबित हो रही है। इसका मतलब यह है कि वुहान में मिले कोरोना के वेरिएंट की तुलना में कोविड टीका डेल्टा वेरिएंट पर 8 गुना कम प्रभावी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस के B1.617.2 या डेल्टा वेरिएंट को पहले ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दे चुका है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल सहित भारत में 3 केंद्रों पर 100 से अधिक हेल्थ वर्कर्स पर स्टडी की गई है। रिसर्चर्स ने पाया है कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हेल्थ वर्कर्स के संक्रमित होने के पीछे की वजह ज्यादातर डेल्टा वेरिएंट ही था। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचने के लिए अब तक जो उपाय अपनाए जा रहे थे वो कारगर है, मसलन मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोते रहना। सवाल ये है कि तीसरी लहर आखिर कितनी बड़ी चुनौती है, तीसरी लहर को लेकर किस तरह की तैयारियों की जरूरत है। वैक्सीनेशन के हथियार तो अभी महज 4.6% आबादी को ही पूरी तरह से वैक्सीन लग पाई है। ऐसे में तीसरी लहर का मुकाबला कैसे होगा? एक स्टडी में दावा यह भी किया गया है कि कोविड वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 8 गुना कम प्रभावी है। ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। अनलॉक के बाद कोविड प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन नहीं हो रहा है। क्या ये लापरवाही महंगी पड़ सकती है? और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कैंसर विशेषज्ञ है। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अंशुमान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर है, धर्मशिला हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे है। एक स्टडी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 8 गुना कम प्रभावी है कोरोना की वैक्सीन नए वेरिएंट पर। यह कितनी बड़ी चिंता का विषय है? नेहा जी, ये बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है जी। 3 चीजें मैं बात करूंगा। पहली बात, तीसरी वेव नहीं आएगी।
जब हम ये कहते हैं कि 60% लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं प्लस वैक्सीनेशन हो चुका है, तो तीसरी वेव नहीं आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं 8 गुना कम हुआ, 8 गुना कम होने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? क्या वो काम बिल्कुल ही नहीं करेगा? इसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट में होना समझना जरूरी है। दवाई या तो काम करेगी या दवाई काम नहीं करेगी। जी। जो वैक्सीन है, वैक्सीन ने डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस के साथ भी ये दिखा दिया यूके में, जिनको 2 डोज लगी हुई हैं, वो 90-93% सीवियर इन्फेक्शन से ग्रसित होने से बचते हैं और 15-16% लोगों में वैक्सीन नहीं अपना कारगर रूप काम कायम करेगी, तो उसको शायद बूस्टर की डोज हो। वो लोग कौन है? जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है, या किसी कारणवश इम्यूनोसप्रेसिव है। तो मोटा मोटा अगर आप वेव देखें, वेव का क्या मतलब है? जब 4 लाख केस, 5 लाख केस आने लगेंगे उस एरिया में जहां पे ऑलरेडी लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, नहीं हो सकता। क्योंकि री इन्फेक्शन कहां है? पहली वेव और दूसरी वेव में री इन्फेक्शन का रेट कितना था नेहा जी? 5%। धारावी में पहली वेव के बाद दूसरी वेव क्यों नहीं आई? क्योंकि वहां लोग इन्फेक्ट हो चुके थे। तो अगर हम सीरो सर्विलेंस का जो डेटा आएगा वो आंख खोलेगा नेहा जी, और इन अटकलों को थामेगा कि दूसरी वेव आएगी या नहीं आएगी। डेल्टा वेरिएंट के चलते हुए कल अगर आप यूके के बोरिस जॉनसन का आर्टिकल पढ़ें, तो उन्होंने कहा है कि यूके को कोविड के साथ रहना सीखना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग को हटा के सिर्फ मास्क को यूज करना होगा। इसके अलावा आप अपनी नॉर्मल जीवन यापन स्टार्ट करिए। ये जो हम बार बार भय का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तीसरी वेव, उसका साइंटिफिक तथ्य दिखाइए। अगर दिल्ली गुरुग्राम में आज की तारीख में 60% लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं दूसरी वेव से और वैक्सीनेशन की दर बढ़ रही है, तो सितंबर अक्टूबर में कहां वेव आएगी? आप मुझे बताइए, और कैसे वेव आएगी? तो ये जो अटकलें हैं, ये एग्जिट पोल की तरह है नेहा जी, जिसका कोई आधार नहीं है। ठीक है डॉक्टर राहुल बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर ठीक है सर, डॉक्टर अंशुमन, सवाल मेरा आपसे है, 2 सवाल है, दोनों का जवाब दीजिए कि क्या वाकई आपको लगता है कि जिस कदर और जिस हिसाब से अब लोग बेधड़क बाहर घूम रहे हैं, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि लाजपत नगर मार्केट को भी बंद कर दिया गया था, उससे पहले भी कई मार्केट्स को बंद किया गया, लक्ष्मी नगर की मार्केट को बंद किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि लोग बेधड़क घूम रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, मास्क नहीं लगाया जा रहा था। क्या इसको देखते हुए भी, इस एंगल को देखते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर नहीं आएगी? और इस स्टडी पे कितना भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि डॉक्टर राहुल खारिज कर रहे हैं इसे कि नहीं आएगी तीसरी लहर। जी, बात है कोविड बिहेवियर का पालन नहीं करना, ये तो अभी भी मान्य है, पहले भी मान्य था, आगे भी कुछ दिनों तक अभी मान्य रहेगा, ये करना है। लेकिन तो ये पक्ष है इंडिविजुअल का, हर व्यक्ति का दायित्व क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य क्या निर्वाहन करे। लेकिन सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन लगा के ये कहा जाता है कि वेव को कम कर दिया, लहर को डाउन कर दिया, वो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। लॉकडाउन से अब जब कोरोना वायरस वैक्सीन पूरे कंट्री में उपलब्ध है, तब लॉकडाउन से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये कर सकते हैं कि हेल्थ केयर से बढ़ते हुए लोड को आप कम कर दे सकते हैं, क्योंकि उस समय लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, केसेस कम हो जाएंगे। लेकिन जितने नंबर ऑफ केसेज इन्फेक्ट होने हैं, इसका मतलब ये हो गया कि भारत के हर व्यक्ति को संक्रमण होना है। संक्रमण या तो डायरेक्ट हो या वैक्सीन दे दिया जाए, लेकिन आपको इसके इस दरिया से गुजरना है। तो इसमें जो लॉकडाउन खोल दिया गया है, उसमें सरकार कहे कि लॉकडाउन खोल दिया, इससे तीसरी लहर आ गई, ये गलत है। अब बात है तीसरी लहर की। ये सत्य है कि तीसरी लहर आएगी, जो इसमें कुछ फ्लॉज हैं, डॉक्टर राहुल से मैं सहमत हूँ, जो स्टडी हुई उसमें कुछ फ्लॉज हैं। वो फ्लॉज पूरी तरह से अस्वीकार नहीं कर रही है जो तीसरी लहर की बात है। तीसरी लहर आएगी, ये जुलाई एंड अगस्त तक आने की पॉसिबिलिटी है। लहर क्या है? अभी देखिए कोरोना केसेस हो रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस जब बढ़ने लगे हैं, वो समय होगा अगस्त का समय, और लगभग एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वर्ल्ड जो एक्सपेक्ट कर रहा है डेल्टा प्लस के लिए 98 डेज का होगा। पिछले सेकेंड वेव हमारा 110 दिन का हुआ था, ये 98 डेज का होगा, ये एक्सपेक्टेड है इस वेव से, इसमें कोई दो मत नहीं है। डेल्टा प्लस संक्रामक ज्यादा है, ये प्रूव हो चुका है, उसमें भी कोई दो मत नहीं।
ठीक है डॉक्टर राहुल, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करते हैं, आप कह रहे हैं वैक्सीनेट लोग हो चुके हैं, जो कोरोना पॉजिटिव लोग हो चुके हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम पहले से ही डेवलप हो चुका है, कई लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, वैक्सीनेशन ही हथियार है, तो अभी महज 4.6% आबादी ही पूरी तरह से वैक्सीनेट की गई है। ऐसे में तीसरी लहर से मुकाबला कैसे होगा? नेहा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। सीरो सर्विलेंस का डेटा दिखाइए मुझको। सबसे ज्यादा जरूरी है सीरो प्रिविलेंस का डेटा, जो ये बताएगा कि कितने लोग दूसरी वेव में ग्रसित हुए, पहला। दूसरी चीज, आप एक महीने में देखेंगे जो 18 से 20% लोग जिनको सिंगल टीका लगा है, सडनली एक महीने आते आते 4.5% का जो हम बात कर रहे हैं, ये 6-7-8% पे पहुंच जाएगा, क्योंकि टीकाकरण अब युद्ध स्तर से किया जा रहा है और वो तेजी पकड़ रहा है। ये भी हमने देख लिया कि इतने सारे लोग जिनको हमने लगा दिया 25 करोड़ के करीब, यही लोग बड़े टाउन्स में जैसे गुरुग्राम है, दिल्ली है, चेन्नई है, इन जगहों पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोलने में मदद करेंगे। तो टीकाकरण अपनी रफ्तार से चल रहा है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। ये बात पक्की है कि जिसको 1 करोड़ रोज लगाना जरूरी है, अभी भी शायद हम काफी पीछे हैं, बट जिस प्रकार से दूसरी वेव ने दिल्ली, गुरुग्राम वगैरह में कहर बरपाया, प्लस वैक्सीनेशन सफिशिएंट रहेगा दूसरी वेव को बचाने के लिए। अब इसी ब्रेथ में आपको मैं ये बोल देता हूं, जहां पे जैसे नॉर्थ ईस्ट है, जहां पे पिछले सेकंड वेव में केसेस नहीं थे, वहां पे आप स्पाइक देखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली डॉक्टर साहब से मैं बिल्कुल वाकिफ हूं कि 100% जनता को बाय वैक्सीनेशन या कोविड होना आवश्यक है, करना आवश्यक है। उसी के बाद कोरोना अपना नीचे की रफ्तार थमेगी, साथ में कोरोना साथ रहेगा। हर साल में या हर महीने में कुछ लोग, जिंदा लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि कोरोना का स्वरूप और प्रारूप वैसा है। तो इसीलिए हर साल इन्फ्लुएंजा से लोगों की जान जाती है, बट हम टीका हर साल लगाते हैं, तो टीका हर साल लगता रहेगा। आम साधारण आदमी अपना टीका लगा के जीवन यापन कर पाएगा। ठीक है, ठीक है डॉक्टर राहुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। रूप और स्वरूप की भी बात होगी। जी बिल्कुल, जल्दी से बात रखिए। जी हेल्थ केयर को बेटर करना पड़ेगा और लोगों की भागीदारी हेल्थ केयर में बढ़ानी पड़ेगी, गुड हेल्थ के प्रति, क्योंकि हमारे को दोनों वेव ने ये बता दिया, मृत्यु उन्हीं लोगों में हुई जो डायबिटिक थे, जो ओबीस थे, या जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था। तो अगर हम ये किफायत करते हैं, वैक्सीन लगाएं, हेल्दी इंडिया की तरफ आगे बढ़े, हमारा देश, पक्की बात है कि कोविड से मरने वाले लोगों की संख्या में आखिरी नंबर में बहुत जल्दी आएगा। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर इस स्टडी को पूरी तरह से खारिज भी कर दिया जाता है और नए नए वेरिएंट जो आ रहे हैं, उसके अनुसार हम ये देख रहे हैं कि सर एक के बाद एक नया वेरिएंट आ रहा है, अगर हम वैक्सीनेट करने की बात करते हैं पूरी आबादी को और ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो प्रक्रिया है उसमें और ज्यादा तेजी लानी चाहिए सर, लेकिन क्या उस हिसाब से हम अपने वैक्सीन को डेवलप कर पा रहे हैं जिस हिसाब से कोरोना का जो वायरस है वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, और कितनी जरूरत है इसकी? बहुत बढ़िया, बहुत टाइम से सवाल पूछा है जी। पहले तो कंट्री के स्ट्रक्चर को समझो। फेडरल स्ट्रक्चर है, पोरस बॉर्डर है, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस राज्य में इतना % वैक्सीनेशन, इस राज्य में इतना % वैक्सीनेशन, इस राज्य में भला की पार्टी की सरकार है इसलिए गलती की, इससे नहीं चलेगा। कंट्री को पूरे एज इट इज फेडरल स्ट्रक्चर कंट्री करके पूरे यूनिटरी टेरिटरी को ब्लॉक करके आपको मानना है कि यहाँ की मैक्सिमम आबादी वैक्सीनेट हो तब। कारण जब वायरस एक वैक्सीनेटेड बॉडी से नॉन वैक्सीनेटेड बॉडी को ट्रांसमिट होती है तो उसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म डेवलप होता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इम्यूनाइज नहीं है उसको तो बीमारी कराएगा, उससे अगर ऐसे व्यक्ति में पहुंचा जिसमें इम्यूनिटी ऑलरेडी है, वैक्सीन लगा हुआ है, तो कुछ व्यक्ति आज वैक्सीनेटेड है, उसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, मतलब वायरस अपनी संरचना ऐसी बदलता है कि इम्यून सिस्टम को चकमा दे सके। वही किया है डेल्टा प्लस में, चकमा देना सीख गया है, इम्यून इवेड मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। तो अगर इस स्लो प्रोसेस से आप करेंगे तो फर्दर वेरिएंट भी आएंगे, ऐसा ना समझें, क्योंकि म्यूटेशन वायरस की स्वाभाविक प्रक्रिया है, वेरिएशन होते जाएंगे। डेल्टा प्लस के बाद भी नए स्ट्रेन आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। इसलिए वैक्सीनेशन प्रोसेस को बार बार कहा जा रहा है, और उसमें क्योंकि पेंडेमिक है तो कहा जाए पूरे वर्ल्ड में अगर ऐसा भी कंट्री है जो वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकता है तो WHO कॉमन फंडिंग से वैक्सीन उनको कराए। तो हमारे कंट्री के लिए तो बिल्कुल एप्लीकेबल है, चाहे राज्य कोई भी हो, वैक्सीन सबको लगाइए। क्योंकि अगर माइग्रेंट लेबर फिर
मूव करने लगे मेट्रो सिटी में, दिल्ली अगर पूरी तरह वैक्सीनेट भी हो जाए तो भी खतरा दिल्ली पर बनेगा। इसलिए इसको इस तरह से समझने की जरूरत है। नेहा, बिल्कुल इस तरह से समझने की जरूरत है। डॉक्टर राहुल, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी। सर, आप तो खैर खारिज ही कर रहे हैं कि तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन ये चिंता का विषय बना हुआ है लगातार कि अगर तीसरी लहर आएगी तो कैसी तैयारियां हमारी होनी चाहिए कि हमें दूसरी लहर जैसी तबाही का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर राहुल, नेहा जी, तीसरी वेव कितनी बड़ी होगी? आपने आज एक आईआईटी की स्टडी देखी, उन्होंने कहा अगर 40,000 केसेस दिन के आ जाएं तो हमारी तैयारी में 900 बेड, 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन, 9,000 बेड की आवश्यकता होगी। हम इतने, हमारे को अगर हम 0.1% मानते हैं कि जनसंख्या को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो हमें कुछ 65,000 वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम उसको 15 दिन वेंटिलेटर पे रखते हैं तो कुछ 9 लाख वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये आंकड़े हैं, बट अगर 40,000 से वेव 60,000 की हुई तो, और 60,000 की जगह वो 80,000 की हुई, 135 करोड़ की जनसंख्या में ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता नेहा जी कि वेव कितनी बड़ी होगी। इंडोनेशिया की आपने हालत देखी ली, इटली की पिछले साल आपने हालत देख ली। तो जरूरत क्या थी, क्या है? प्रिवेंशन की। ये सारे आंकड़े जो है ये स्केप्टिज्म है, ये सारे आंकड़े एक फॉरवर्ड चीजें दिखा रहे हैं कि शायद ऐसा हो जाए, बट अगर उससे बड़ी वेव हुई तो क्या होगा? तो इसलिए कभी भी हम ये सोच के चलते हैं कि 60% से ज्यादा आएगी, जिस प्रकार से सरकार तैयार कर रही है ढांचा, वो ये मान के चल रही है कि इस वेव का 50 से 60% ज्यादा नंबर आते हैं तो हम तत्काल तरीके से लोगों को मदद दे पाएंगे, वो भले ही ऑक्सीजन प्लांट हो या वेंटिलेटर हो, या जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम मैन पावर क्रिएट करेंगे। तो ये सारे के सारे दावे, ये सारे के सारे स्केप्टिज्म है, ये सारे के सारे एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्शंस हैं, जिसको हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। साइंटिफिक बेसिस पे रखते हुए जो अभी हमारी तैयारी है वो धीरे धीरे हम उसको बढ़ा रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। और उम्मीद ये है कि अगर वेव आए या ना आए, बट ये हेल्थ केयर के लिए एक बहुत बड़ा बूम है, क्योंकि वेव के चलते हुए बहुत सारे अस्पताल दुरुस्त हो जाएंगे, ऑक्सीजन मिलने लगेगी, दवाइयों की पूर्ति होगी। तो ये देश के निर्माण के लिए बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ी पहल है। हमें उसको साधुवाद करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, ये सोचते हुए कि तीसरी वेव नहीं भी आती तो ये जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर हो रहा है ये यूज आएगा। बट प्रोवाइडेड ऐसा भी होना चाहिए कि ये टैक्स पेयर का मनी कहीं बर्बाद ना हो जाए नेहा जी, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक। जी ठीक है। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्टडी में जो दावा किया गया है वो ये कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 8 गुना कम प्रभावी है जो वैक्सीन है। ये कौन सी वैक्सीन पर ये पूरा कहीं ना कहीं स्टडी की गई है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। और क्योंकि हमारे देश में कई वैक्सीन अभी मौजूद है और ऐसे में स्पुतनिक वी की भी प्रोडक्शन लगातार तेज करने की कोशिश की जा रही है, उसका भी अब प्रोडक्शन भारत में होगा। तो ऐसे में ये कौन सी वैक्सीन पर ये स्टडी की गई है, ये जानने की मैं कोशिश करती हूँ आपसे। जी, ये जो भारत में वैक्सीन उपलब्ध है, जो लगी है, खास करके कोविशील्ड की स्पेसिफिक स्टडी हुई जिसमें देखा गया है इसका प्रभावी क्षमता इसकी कम हुई। फाइजर के वैक्सीन पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डेल्टा प्लस जिस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम को कर रहा है, मतलब चकमा दे रहा है, ये वैक्सीन प्रभावी कम होगी। लेकिन इन वैक्सीनों में जो मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन है, इसमें पॉसिबिलिटी होती है जल्दी अपग्रेड में वर्जन चेंज करने की, वर्जन चेंज कर सकते हैं। जहां तक बात है कोवैक्सीन की, कोवैक्सीन में एक अच्छी बात है, L-hydroxychloroquine 2 करके एक एडजुवेंट मटेरियल डाला हुआ है जो TLR रिसेप्टर 7 और 8 लिम्फ नोड में जाकर डिपॉजिट होता है और बार बार हमारे इम्यून सिस्टम को चैलेंज देता रहता है। तो कोवैक्सीन से उम्मीद ऐसी की जा सकती है, हालांकि उसकी स्टडी भी नहीं चल रही है स्टडी, कि इसमें परसिस्टेंट डेल्टा वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहे, इसकी चल रही है पॉसिबिलिटी। जायडस कैडिला की जो वैक्सीन आने वाले जैकब बी, वो डीएनए बेस्ड है, उसकी पॉसिबिलिटी है 3 डोजेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके लंबे समय तक परसिस्टेंट एंटीबॉडी लेवल की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इस तरह से मिक्स है। अभी जो गंगाराम की स्टडी हुई है वो हेल्थ केयर वर्कर्स से, उनमें कोविशील्ड ज्यादा केसेस में लगे हुए हैं और उसमें देखा गया है कि इसमें प्रतिरोधक क्षमता डेल्टा प्लस के खिलाफ कम बनी है जी। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर डेल्टा प्लस के केसेस बढ़ रहे हैं तो वैक्सीन कंपनी भी अपने वैक्सीन को मॉडिफाई कर देती है कि
किस तरह से इसके एंटीजेनिक इम्यूनोजेनिसिटी को किस तरह हम चेंज कर ले और जो नेक्स्ट लॉट लॉन्च होता है उसको कर दिया जाता है। उसमें कोई खास बात नहीं है। इसको ऐसे करने जैसे कंप्यूटर में आप एंटीवायरस डालते हैं, एंटीवायरस को अपडेट कर दिया जाएगा। इसमें सिंपल है। ठीक है डॉक्टर राहुल, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, दरअसल बताया ये जा रहा है कि 2 वैक्सीन, जी हाँ 2 डोज लेने वालों को भी कहीं ना कहीं संक्रमित कर रहा है डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सर ये तीसरी लहर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है ये वायरस, ये वेरिएंट, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि लगातार जो इसके केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं और बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से इसके केसेस बढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या ये तीसरी लहर के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है? नेहा जी, कोई भी आप स्टेट उठा लीजिए, कोई भी वैक्सीन उठा लीजिए, कुछ सब्सटैंशियल नंबर लोग होंगे जो वैक्सीन के अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं करते। तो क्या वो इतना सब्सटैंशियल नंबर होगा? क्या वो 10% होगा या वो 16% होगा? जहां पे न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी देखी गई, क्या जिनकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी नहीं बनी, क्या वो उसी तरीके से ग्रसित हो पाएंगे? अगर ग्रसित हो पाएंगे तो क्या वो आईसीयू पहुंच पाएंगे, या आईसीयू जाने के बाद उनकी क्या मृत्यु दर में बढ़ोतरी होगी? ये सारे सवालों के जवाब अभी शायद हमारे पास कहीं ना कहीं नहीं है। अगर हम पीसमील देखते हैं तो डेटा ये दिखाता है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी 95% लोगों को उनकी मृत्यु दर में कटौती हुई, मतलब वो 0 हो गई। भले वो हमारा अस्पताल हो गया, वो किसी का भी अस्पताल हो। फ्रंटलाइन वर्कर जितनी पिछली बार जिन लोगों की मृत्यु हुई और इस बार उतने नंबर्स नहीं जा पाए। तो ये डेटा देखना जरूरी है कि कौन से वो लोग थे जिनको वैक्सीन लगाने के बाद भी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। नेहा जी, यही एक की है जो ये बताएगा कि तीसरी वेव आएगी, अगर आएगी तो क्या वो भयंकर होगी। देखिए, कोविड इन्फेक्शन होना बंद नहीं होगा। आज भी हमारे यूनिट में एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट भर्ती हुआ, उसको कोविड पॉजिटिव आया, बट क्या वो सिक है? वो सिक नहीं है। कैंसर होने के बाद भी वो उसकी प्रतिरोधक क्षमता है कि वो वायरस को हराने में काबिल हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि वायरस आपके साथ रहेगा, आप नॉर्मल फ्लू की तरह उस वायरस को झेलेंगे, बट प्रोवाइडेड अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और वैक्सीन से आपकी इम्यूनिटी मिल चुकी है या तीसरी डोज लगाने की आवश्यकता है। ये बात जरूर है कि तीसरी डोज की हमें बात सोचनी चाहिए कि जिसकी एंटीबॉडीज नहीं बन रही उसको तीसरी डोज की शायद आवश्यकता हो। उसी प्रकार से हम नए नवेले तरीके से हम तीसरी वेव को बचा पाएंगे और प्रत्येक मृत्यु को कर्टेल कर पाएंगे। तो रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है। सीरो प्रेविलेंस का डेटा होना चाहिए, रीइंफेक्शन रेट पता होना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिनको वैक्सीन लगी उनमें मृत्यु दर कितनी है या आईसीयू के एडमिशन दर कितनी है। कोविड होना वो दर को नहीं बताता, ये बताना आवश्यक है कि वैक्सीन के बाद कितनी बार उनको आईसीयू जाना पड़ा। ये 4 चीजों के आपके पास सवाल हैं तो नेहा जी, आप साइंटिफिक तरीके से विदाउट प्रिडिक्शन एग्जिट पोल की तरह आप हवा में तीर नहीं चलाएंगे और साइंटिफिक तरीके से बिना डरे अपनी तैयारी को साइंटिफिक तथ्यों के हिसाब से पूरी कर पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राहुल। डॉक्टर अंशुमन, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर कहीं कहीं पर खामियां हैं जिसका खामियाजा हमने देखा, हमें दूसरी लहर में भुगतना पड़ा, लेकिन उन खामियों को दूर करने की जरूरत है क्योंकि तीसरी लहर ना आए ये सभी चाहते हैं, लेकिन अगर आए तो उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। खास तौर पर आप भी ये कोशिश करिए कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही आप घर से बाहर निकले, ताकि तीसरी लहर हम ना देखें, तीसरी लहर का सामना हमें ना करना पड़े। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।